हेलो दोस्तों आज हम विदेशी विनिमय दर के बारे में पढ़ेंगे कि विदेशी विनिमय दर होती क्या है और ये कैसे तय की जाती है, इसके क्या क्या रूप होते हैं, सभी इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा आपका चैप्टर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स, आपको विदेशी विनिमय दर समझने से पहले पहले आपको ये समझना होगा कि विदेशी विनिमय क्या होता है। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। मतलब सबसे पहले आपको फॉरेन एक्सचेंज समझना है, फिर आपको इसका रेट समझना है, ये रेट क्या होती है इसकी। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदला जाता है तो वो फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि विदेशी विनिमय होता है। कैसे? मान लीजिए कि हमारी जो इंडियन रुपीज़ है उसको हम डॉलर से बदलते हैं, तो उसे मतलब फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे हम, यानी कि करेंसी एक्सचेंज होता है, उसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदला जाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? अब हमने ये तो समझ लिया कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदला जाता है, लेकिन आपके चैप्टर का नाम ये नहीं है। आपके चैप्टर का नाम है कि किस रेट पे बदला जाता है। तो जिस रेट पे बदला जाता है उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि जो $1 होता है उसमें 75 रुपीज़ होते हैं। आपको पता है इंडियन रुपीज़, ये बदलता रहता है आंकड़ा, लेकिन आप आंकड़े पे मत जाइए। आप ये समझ लीजिए कि $1 में 75 रुपीज़ होते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि हमें $1 के लिए 75 रुपीज़ चाहिए। तो इस रेट पर हमने ये बदला है, तो इसलिए ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाएगी। डेफिनेशन देखिए, विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है जिस दर पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा से बदला जाता है। घरेलू मुद्रा कौन सी होता है? देखिए, यहाँ पर हम अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे घरेलू मुद्रा हमारी इंडियन रुपीज़ होगी। अदर अदर कंट्री की, किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ की घरेलू मुद्रा उनकी होगी। तो उसको हम किसी भी दूसरी देश की करेंसी के साथ जिस रेट पे बदलते हैं, रेट का मतलब ध्यान रखना, रेट आप जानते हैं कि किस रेट पे बदला जाता है करेंसी को। तो जिस रेट पर हम बदलते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। रेट को हिंदी में दर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो आप डीपली समझ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि विदेशी विनिमय दर क्या होता है, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अब देखिए, जो विदेशी विनिमय दर होता है वो दो देशों का जो रेशियो होता है, अनुपात, मुद्रा का अनुपात, जो मनी रेशियो होता है उसको दर्शाता है। कैसे? देखिए, जो आपको पता है कि हम डॉलर की बात कर लेते हैं। $1 में आप $1, मैं यहाँ पे डॉलर लिख रहा हूँ, $1 में मान लीजिए सपोज 50 रुपये मिल रहे हैं। तो हमें ये अनुपात पता चल रहा है इस दोनों के बीच का कि 50:1, यानी कि $1 में हमें 50 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे ही एक यूके पौंड में एक यूके पौंड में हमें ये ध्यान रखना, ये यूके पौंड लिखा है मैंने, इसमें हमें 40 रुपये मिल रहे हैं। तो अब ये दर्शाता है कि यूके के पौंड और भारत के रुपए के बीच कितना अनुपात है। तो ये अनुपात को दर्शाता है दोनों देशों की करेंसी के बीच का। अब हमें विदेशी विनिमय दर के दोनों पार्ट पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों की पार्ट क्या है विदेशी विनिमय दर के। एक तो है नम्य विनिमय दर, जिसे हम फ्लेक्सिबल विनिमय दर भी कहते हैं। ये यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता रहता है, फ्लैक्चुएट होता है। एक होता है स्थिर विनिमय दर, ये फिक्स्ड रहता है हमेशा, ये बदला नहीं जाता। तो इसको, इन दोनों को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, उससे पहले आपको ये समझना है कि हमें विदेशी विनिमय क्यों चाहिए, यानी कि जो ये हम एक्सचेंज करते हैं करेंसी को, उसके क्या कारण है, क्यों करते हैं एक्सचेंज, भला हमें इससे क्या मतलब, इसे क्या चाहिए करेंसी को एक्सचेंज करके, हम अपनी करेंसी से क्यों ही नहीं काम चलाते। तो देखिए, इससे बहुत से रीज़न है। आपको पता है कि दुनिया में इतना वैश्वीकरण फैल चुका है और एक देश को दूसरे देश की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी चीज़ में तो पड़ती ही है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी के साथ ना व्यापार करे ना कोई कुछ करे, तो कुछ तो मतलब एक्सचेंज तो होता ही है, मनी का एक्सचेंज होता ही है। तो हमें दूसरे देश की करेंसी इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने सारे काम, मतलब देश के काम आसानी से हो सकें। कैसे? हमें बाहर से कोई भी चीज़ मतलब एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करनी है, आयात की बात करते हैं, इंपोर्ट, तो हमें मतलब हमारी देश की करेंसी थोड़ी ना चलेगी वहाँ पे, हमें तो दूसरे देश की करेंसी चाहिए। सपोज हमें डॉलर चाहिए, तो डॉलर के लिए हमें मतलब
हमें अमेरिका से व्यापार करें, हम किसी और देश से व्यापार करें, करेंसी चाहिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें करेंसी चाहिए, यानी कि हम किसी देश में आप जानते हैं कि बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी ये करेंसी चाहिए। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान, ये भी आप ऋण आप जानते ही हैं क्या होता है, और विदेशों से साख लोन, इन सब के लिए भी करेंसी चाहिए। अब ये तो था आसान चीज़ जो आपको समझ में आ गई हो। अब आपको एक चीज़ समझनी है, सट्टा बाज़ार, स्पेक्युलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप इसे समझना चाहें तो। देखिए सट्टा बाज़ार क्या होता है। देख, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विदेशों की जो करेंसी होती है उससे पैसे कमाते हैं, यानी कि उन्हें वो वैसा कुछ काम नहीं होता, बस वो विदेशों की करेंसी से ही पैसा कमा लेते हैं और बहुत ही करोड़पति बन जाते हैं, बहुत ही अमीर बन जाते हैं। और ये एक लीगल काम है, ये लीगल नहीं है बिल्कुल भी। कैसे? क्योंकि सरकार ने भी इसको मान्यता दे रखी है, सरकार ने भी कोई इस पर पाबंदी नहीं लगा रखी है। देखिए ये व्यापार होता कैसे है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि डॉलर की कीमत कभी कभी आपको पता है कि बढ़ती भी रहती है और घटती भी रहती है, यानी कि प्लस में भी जाती है और माइनस में जाती है। तो क्या होता है, जब डॉलर की कीमत घट जाती है तो जो कुछ व्यापारी होते हैं या फिर जो ऐसा सट्टा बाज़ार करते हैं ऐसे व्यक्ति, वो डॉलर को ख़रीद लेते हैं कम दाम पर जब उसकी कीमत कम होती है। तो क्योंकि उनको पता होता है कि कुछ ही समय बाद डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो फिर उसे ज़्यादा दाम में उसे बेच देंगे, तो ये सट्टा बाज़ार कहलाता है। तो इसे हम सट्टे बाज़ार कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया सट्टा बाज़ार क्या होता है, कि जब कीमत कम होती है डॉलर की या फिर किसी भी करेंसी की तो उसे ख़रीद लेते हैं। सपोज़ ज़्यादा डॉलर ही ज़्यादा ख़रीदते हैं वैसे, इसलिए डॉलर की हम बात कर रहे हैं। तो डॉलर ख़रीद लेते हैं और ज़्यादा दाम पर उसे फिर बेच देते हैं, तो ये सट्टा बाज़ार कहलाता है। फिर इसमें आता है टॉपिक अनुदान और दान। देखिए अनुदान और दान आप गिफ्ट समझ लीजिए, और ये एक तरफा भुगतान होता है। अनुदान तथा दान ये एक तरफा होता है, क्योंकि किसी भी देश में या देश को हमें पैसे देने के लिए या सहायता देने के लिए और कोई मतलब उपहार देने के लिए हमें करेंसी चाहिए। उपहार क्यों देते हैं भाई? देते हैं क्योंकि कोई भी देश कभी किसी कोई प्रशंसनीय काम करे या फिर किसी आपदा में फंस जाए तो हमें उसे दान भी देना पड़ता है, तो ये इसलिए भी हमें करेंसी की आवश्यकता होती है। ये कुछ कारण है और ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा भी जा सकता है कि विदेशी विनिमय दर की मांग हमें क्यों होती है, हमें क्यों चाहिए, और विदेशी विनिमय का मतलब रहता है बाहर की करेंसी हमें क्यों चाहिए। यहाँ पे करेंसी शब्द इस्तेमाल देख लिए, क्योंकि इकोनॉमी की भाषा में हम इसे विदेशी विनिमय ही बोलेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया, हम आगे की अब बात करते हैं। उसी टॉपिक पे आते हैं कि अभी नम्य विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर का क्या अर्थ है। तो देखिए सबसे पहले नम्य विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नम्य विनिमय दर वह दर है जिस दर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियाँ मुद्रा की कीमत का निर्धारण करती हैं। इसके द्वारा मुद्रा की दर, मांग एवं पूर्ति निर्धारित की जाती है। देखिए जो नम्य विनिमय दर होता है, इंग्लिश में आप समझ लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम है, जो ही इंग्लिश में ज़्यादा समझते हैं वो समझ लीजिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको मुझे लगता है कि इंग्लिश में आपको थोड़ी ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए इंग्लिश में समझ लीजिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखिए नाम से पता चला फ्लेक्सिबल, जो कि हर समय बदलता रहता है, उसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, यानी कि ऐसी रेट जो मुद्रा की रेट बार बार बदलती रहती है उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। और ये कैसे बदलती है? हम जानते हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार होता है, उसमें कीमत का निर्धारण भी होता है, और उसका कीमत का निर्धारण कैसे होता है? वो डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से। यानी कि जब मुद्रा की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। जैसे डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग तो उसकी कीमत फिर बढ़ा दी जाती है, और कीमत बढ़ जाती है तो फिर अपने ऑटोमेटिक ही डिमांड कम हो जाती है। ऐसे ही जब आपने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, मतलब किसी वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाती है तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाती है। मतलब ये देखिए, तो इसे ग्राफ द्वारा समझना होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए नम्य विनिमय दर क्या होता है, आपने देख लिया। अब आपको मैं ग्राफ बताता हूँ इसका। देखिए ये वाला ग्राफ देखिए पहले। जब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेट लिखी हुई है वस्तु की और यहाँ पर डिमांड लिखी हुई है। ये डिमांड है नीचे वाली, ये वाली लाइन जो जा रही है ये डिमांड है,
और ये रेट वाली है, ये रेट है। यानी कि जब कीमत बढ़ जाती है किसी वस्तु की, देखिए पहले कीमत बढ़ कम थी तो मांग ज़्यादा थी, और जब कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो गई। तो इसका जो डिमांड कर्व बनेगा वो भी बिल्कुल स्लैब बनेगा, यानी कि बिल्कुल आपको ऐसा कर्व बनाना है, और ऐसा कर्व आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल कर्व है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। और ऐसे ही मतलब ऐसे ही सप्लाई का कर्व होता है, सप्लाई का कर्व भी आप देख लीजिए। सप्लाई का मतलब होता है कि जैसे जब कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ा दी जाती है, और ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है तो फिर भी सप्लाई भी और भी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सप्लाई का कर्व बिल्कुल सीधा होगा ऐसे, और मांग का कर्व ऐसे। और जब ये एक पॉइंट पे मिल जाते हैं तो उसे हम इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बिंदु, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे कर्व बनता है इसका। ये कर्व भी आपके बुक में दे रखा होगा, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये बुक में देखना है। तो ये चीज़ आपने समझ ली, नब्बे विनिमय दर क्या होता है। आगे इसकी जो डिफरेंस है इसमें हम देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। अब हम स्थिर विनिमय दर की बात करते हैं। स्थिर विनिमय दर क्या होता है? स्थिर विनिमय दर वह दर है जो कि एक देश की सरकार द्वारा तय की जाती है। देखिए वो तो हमने पढ़ा कि ये बाजार द्वारा तय की जाती है, ये बाजार द्वारा तय की जाती है, लेकिन ये एक सरकार द्वारा तय की जाती है, और ये हमेशा फिक्स्ड रहती है। वो तो फ्लेक्सिबल होती थी, लेकिन ये हमेशा फिक्स्ड रहती है। वो तो बदलती रहती है ये, लेकिन ये बदलती नहीं। सरकार ने एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स रहेगी, फिर बाद में सरकार खुद चाहेगी तभी वो बदल पाएगा, उससे बाजार नहीं बदल पाएगा। तो स्थिर विनिमय दर वह दर है जो कि एक देश की सरकार द्वारा तय की जाती है। उदाहरण, जैसे सरकार ने मुद्रा की कीमत $1 में 50 रुपये रखी, ऐसे सरकार बढ़ा भी सकती है कीमत और घटा भी सकती है। हम अपनी करेंसी की बात करें तो सरकार ने, ये आगे हम स्थिति पढ़ेंगे कि अवमूल्यन करती है और पुनर्मूल्यन, मूल्यह्रास, मूल्यवृद्धि वो कैसे होती है, उसमें आप और भी आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, सरकार ये मतलब इंडियन रुपीज़ की $1 में 50 रुपये रख दी, तो ये सरकार ने फिक्स कर दिया जब तक सरकार खुद ना चाहे उसे बदलना, क्योंकि ये सब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर निर्भर करता है। जब हमारा व्यापार अधिक होने लगता है तो जो सरकार है वो मूल्य को बढ़ा देती है, और कम होने लगता है तो मूल्य को घटा देती है। तो ये सब स्थिति होती रहती है एक एक इकोनॉमी में। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है वो सरकार के द्वारा तय की जाती है, और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है ये एक बाज़ार के द्वारा तय किया जाता है। और बाज़ार की बात हो रही है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्रो पढ़ रहे हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। तो अब हमें इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं, और फिर आप और भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो देखिए जो स्थिर विनिमय दर होता है वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ये पॉइंट आपको लिखना है बुक में। नम्य विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पूर्ति एवं मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार क्या होता है? जहाँ पे एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। इसे अवमूल्यन की स्थिति कहते हैं, और पुनर्मूल्यन की स्थिति भी, और इसे मूल्यह्रास और मूल्यवृद्धि की स्थिति भी कहते हैं। देखिए इन चारों चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूल्यह्रास, मूल्यवृद्धि, अवमूल्यन, पुनर्मूल्यन, ये क्या होता है, बस आप इसे पहले आप इसे मतलब इस टेबल को आप देख लीजिए। स्थिर विनिमय दर में सट्टेबाजी की मात्रा बहुत कम होती है। सट्टेबाजी मैंने बताया ना, वही जो स्पेकुलेटिव कहते हैं इंग्लिश में, जो कि जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो उसे अधिक बेचने के लिए उसे खरीद लेते हैं। और ये एक लीगल एक कानूनी एक वो है कि जॉब, ऐसा एक जॉब सा बना रखा है बड़े लोगों ने, और इससे बहुत पैसा कमाते हैं। नम्य विनिमय दर में सट्टेबाजी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसमें कम होती है और इसमें अधिक होती है। सरकार द्वारा मुद्रा की कीमत निर्धारण की जाती है। उदाहरण, बाजार की शक्तियों द्वारा मुद्रा की कीमत का निर्धारण। अब देखिए ये जो स्थिर विनिमय दर है इसमें सट्टे की मात्रा बहुत कम क्यों होती है? सट्टे की मात्रा कम क्यों होती है? क्योंकि जो स्थिर विनिमय दर रहती है वो सरकार द्वारा तय की जाती है, और सरकार, आपको पता है कि सरकार बार बार तो इसको तय नहीं करेगी, और सरकार बहुत एक साल में, 2 साल में, 6 महीने में, कई दिनों में इसे तय करती है। तो इसमें सट्टेबाजी की मात्रा कम होती है, क्योंकि कीमत स्थिर रहती है, और इसमें बार बार बदलती रहती है बाजार। तो वो बार बार खरीदते हैं डॉलर को, बेचते हैं,
डॉलर को नहीं और भी करेंसी को वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डॉलर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जितना व्यापार होता है वो डॉलर के रूप में होता है। तो आपको इसके बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने कर्व बता दिया आपको, बस आसान से कर्व है, आपने 11th में पढ़े हैं ये, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है कि जहाँ पे प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है, और आपने देखा है कि जहाँ पे प्राइस बढ़ते हैं तो वहाँ पे सप्लाई भी बढ़ा दी जाती है। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे भी देखी है और यहाँ पे भी आपको ये पढ़ना है। वहाँ पे आपने इंडिविजुअल लेवल पे देखी थी और यहाँ पे आपको एग्रीगेट लेवल पे पढ़ना है। तो ये भी मैंने बता दिया कि अब इसकी मांग क्यों की जाती है। अब आते हैं हम विदेशी विनिमय बाजार तक। अब जितना भी हमने पढ़ा है उसी के अंदर एक टॉपिक है विदेशी विनिमय बाजार। आप विदेशी विनिमय तो समझ गए हैं, लेकिन आपको बाजार भी आपको समझना है। देखिए, जिस बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन किया जाता है वह विदेशी विनिमय कहलाता है। यानी कि जहाँ पे वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, वस्तुओं का लेन देन किस में किया जाएगा? बाजार में किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी भी आप छोटे मार्केट से लेके चलिए, आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आप वस्तुएं खरीदते हैं और पैसे देते हैं। तो वैसा ही वो एग्रीगेट लेवल पे होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ऐसा ही होता है। हम वस्तुएं खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो पैसे देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसे लेते हैं। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी होता है। तो इस बाज़ार के भी दो प्रकार होते हैं, यानी कि जो विदेशी विनिमय बाज़ार होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है हाजिर चालू बाज़ार और एक होता है वायदा बाज़ार। देखो, वायदा बाज़ार का मतलब होता है वादा, यानी कि प्रोमिस। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पॉट मार्केट और इसे फॉरवर्ड मार्केट। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए, जो हाजिर बाज़ार होता है उसमें वर्तमान में सब कुछ लेन देन होता है, लेकिन जो वायदा बाज़ार होता है उसमें भविष्य में लेन देन होता है, यानी कि फ्यूचर में, इसमें ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होते हैं इसके। तो ये पढ़ लीजिए आप। फिर हाजिर बाज़ार में वर्तमान मूल्य पर ही व्यापार होता है। इसमें जो करंट प्राइस है, एक जो करेंसी है किसी देश की, उसका जो करंट प्राइस है उसी पर व्यापार होगा। लेकिन इसमें जो फ्यूचर में जो करेंसी निर्धारित होगी, जो फ्यूचर में जो रेट होगा उसी पर इस पर व्यापार होगा। मैं आगे आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, लेकिन आप इसे पहले पढ़ लीजिए। इसमें व्यापार करने वाला देश तुरंत हस्ताक्षर करके व्यापार करता है। इसमें व्यापार करने वाला देश भविष्य में वस्तुओं की खरीद के लिए वायदा करता है कि हम आपसे, हस्ताक्षर तो कर देता है लेकिन वो कहता है कि हम अभी, हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों की, लेकिन हम भविष्य में इसकी खरीदारी करेंगे। बस वो एक ऐसा दिलासा दे देता है। उदाहरण के लिए, तेल का वर्तमान समय में व्यापार और इसका अमेरिका ने वायदा किया कि हम 1 महीने बाद आपसे चाय का आयात करेंगे। देखिए ये क्या होता है। मान लीजिए कि अमेरिका ने ये कहा, ये अमेरिका है, ध्यान रखिए, अमेरिका ने ये कहा इंडिया से कि हम यहाँ से आपसे मतलब डायमंड का व्यापार करना चाहते हैं। सपोज डायमंड, मान लीजिए आप डायमंड का यहाँ से आपका व्यापार करना चाहते हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपसे। तो वो क्या कह रहा है कि इंडिया ने कहा चलो ले लो, हाँ कर लो व्यापार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि व्यापार करने से ही एक दूसरे के संबंध मजबूत होते हैं। तो ये इंडिया ने ऐसा कहा। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा, नहीं, अभी हमें 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 डायमंड की अभी थोड़े दिन बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप डायमंड किसी को मत बेचना, हम आपसे खरीदेंगे। तो इंडिया कहता है चलो ठीक है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि अभी जो करेंसी है उस रेट पे नहीं, जब फ्यूचर में जो करेंसी की रेट होगी उसी पर व्यापार होगा। तो इंडिया कहता है चलो ठीक है, अगर करेंसी की रेट बढ़ेगी तो हमारे फ़ायदे में होगा और करेंसी की रेट घटेगी तो हमारे नुकसान में होगा। तो ये फ्यूचर लेन देन ऐसे होता है जब किसी को वायदा कर दिया जाता है और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सामान मंगाया जाता है। तो ये वायदा बाज़ार ऐसे होता है। और हाजिर बाज़ार तो आप जानते हैं कि करंट, यानी कि करंट में सब कुछ हो रहा है तो उसे करंट बाज़ार कहते हैं, यानी कि करंट मार्केट, यानी कि करंट में ही सब कुछ हो रहा है, करंट में लेन देन हो रहा है, करंट में आपको पैसे मिल रहे हैं और करंट में आप सामान दे रहे हैं। तो ये सब करंट में होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप करंट में बता सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो ये नोट मैंने लिखा है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए चालू बाज़ार को अच्छा माना जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से आती है कि जो मूल्य ह्रास होता है और मूल्य वृद्धि होता है, ये क्या होता है, और अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन क्या होता है। तो देखिए,
सबसे पहले आपको मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि समझा देता हूँ, फिर अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन। देखिए दोनों चीज़ एक ही है, लगभग एक ही है, लेकिन डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। अब ये क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि दोनों का जो स्थिति है वो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करती है, यानी कि दोनों की जो वो अलग अलग स्थिति होती है, यानी कि अलग अलग दो मतलब अलग अलग चीज़ों द्वारा ये तय की जाती है। एक तो सरकार द्वारा तय की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट एक चीज़ को मतलब इन दो को तो गवर्नमेंट तय करती है, अवमूल्यन को और पुनर्मूल्यन को गवर्नमेंट तय करती है, और मूल्यह्रास को और मूल्य वृद्धि को बाजार तय करता है। तो इसी को हमें समझना है। देखिए सबसे पहले मूल्यह्रास समझिए। मूल्यह्रास क्या होता है, सबसे पहले मैं चारों की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। मूल्यह्रास क्या होता है, जब किसी की घरेलू करेंसी में कमी आ जाए, घरेलू करेंसी की विनिमय दर में कमी आ जाए, ध्यान से समझना, किसी घरेलू करेंसी की विनिमय दर में कमी आ जाए। विनिमय दर क्या होती है कि किसी देश से वो व्यापार करे और उस मतलब पहले जो पैसे देती थी अब उसे ज़्यादा पैसे देने पड़े, तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। यानी कि एक करेंसी की रेट गिर जाना, यानी कि आपको पता है कि इंडिया की जो करेंसी है उसकी रेट गिर भी जाती है, डॉलर की रेट बढ़ जाती है। तो इंडिया की करेंसी की रेट अगर गिर जाती है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। और मूल्य वृद्धि का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि जब करेंसी की रेट बढ़ जाए, मान लीजिए जो $1 में पहले 70 रुपीज़ आते थे, लेकिन अब $1 में अगर 50 रुपये आ जाएँ तो वो मूल्य वृद्धि होगा। क्यों? आपके हिसाब से तो ये नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये होगा। कैसे? आपको अगर इस तरीके से समझना है कि 50 से अगर 70 पे हो रहा है तो यहाँ पे आपको बढ़ावा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको ये देखनी होगी कि $1 में कितने रुपए आते हैं। यानी कि $1 में मान लीजिए फ्यूचर में मतलब अभी वर्तमान में करंट में 70 रुपये आते हैं $1 में, और जब इसकी मूल्य वृद्धि हो जाती है तो फिर $1 में 50 रुपये आएंगे। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो कम हुआ है, लेकिन आप डॉलर की हिसाब से देखिए कैसे, कि पहले $1 में मान लीजिए 70 पेन आते थे पहले $1 में, अब $1 में 50 रुपये आएंगे, यानी कि इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो आप इस तरीके से इसे समझिए, ना कि नेगेटिव चीज़ में आप लीजिए कि 70 से 50 हो गया तो ये तो घटी है, बड़ी थोड़ी ना है। तो आपको इस तरीके से समझना, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि बुक में कैसे दे रखा है। तो ये मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि होता था। अब ये जो करता है इसे बाजार करता है, और बाजार आपको पता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और सप्लाई बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी रेट बदलती रहती है। तो ये बाजार करता है और ये बार बार बदलती रहती है, 1 महीने 5 महीने 6 महीने। आपको पता है कि डॉलर की जो रेट है वो 0 पॉइंट कुछ बढ़ती रहती है। आप गूगल पे सर्च करना, जो डॉलर की रेट है वो बदलती रहती है। आपको ये पता होगा कि जो डॉलर है वो कभी तो इंडियन रुपीज़ का 75 था, कभी 76 हो गया, और अब वर्तमान में 79 पे पहुंच गया, 79 पॉइंट कुछ पहुंच गया। तो ये बदलता रहता है, और ये एक साथ नहीं बदलता, ये धीरे धीरे बदलता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि 0 पॉइंट बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए तो फ़र्क पड़ता है। जो अरबों का करोड़ों का व्यापार करते हैं उनके लिए फ़र्क ही पड़ता है। तो आपको मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि समझ में आ गई। अब देखिए बिल्कुल वही अवमूल्यन का मतलब है, मतलब करेंसी की रेट गिर जाना, और पुनर्मूल्यन का बदला है करेंसी की रेट बढ़ जाना। वही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वही चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि इसको सरकार तय करती है। और सरकार क्यों तय करती है? सरकार जानबूझकर तय करती है ताकि अगर पुनर्मूल्यन हो तो हमारे व्यापार में कमी आए, और अवमूल्यन हो तो व्यापार बढ़ जाता है। कैसे? मान लीजिए जो इंडिया की रुपीज़ $1 में जहाँ पे 50 रुपये मिलते हैं, वहाँ पे $1 में $1 में 70 रुपये हो गए। तो अमेरिका को ये लगेगा, यानी किसी भी देश को ये लगेगा कि इंडिया की जो रुपीज़ है वो कम हो गई, और हमें वहाँ से हमें जल्दी जल्दी व्यापार कर लें, क्योंकि वर्तमान में जब इसकी रेट बढ़े तब हमें ज़्यादा वो ना हो, ज़्यादा हमें पैसे ना देने पड़े, तो इसलिए कम वो पैसे में ज़्यादा खरीदेंगे। क्योंकि जहाँ पे उन्हें $1 में 50 पेन मिल रहे थे, वहाँ पे $1 में अब उन्हें 70 पेन मिलेंगे। तो ये सरकार भी खुद करते हैं, क्योंकि जब व्यापार में कमी आ जाती है तो सरकार इसे कर देती है, मतलब अवमूल्यन कर देती है करेंसी का। इंग्लिश में इसे डेविलेशन भी कहते हैं, और इसे री री मतलब ऐसे रीडेवल्यूशन ऐसा कुछ कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना।
पुनर्मूल्यन इसके बिल्कुल विपरीत है, मैंने बताया। और मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन कहते हैं और इसे एप्रिसिएशन कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का मतलब मैंने लिखा है घरेलू करेंसी की कीमत में कमी, और इसका मतलब लिखा है घरेलू करेंसी की कीमत में वृद्धि। और ये व्यापार की स्थिति को देखकर किया जाता है, और ये जानबूझकर सरकार द्वारा किया जाता है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। नॉट ब्रिटेन, इट्स ब्रेटन। ब्रिटेन और ब्रिटेन में बहुत फर्क है। ब्रिटेन एक देश का नाम है, लेकिन ब्रिटेन एक प्रणाली का नाम है। इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एक मतलब प्रणाली का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी इसे कहते हैं। तो देखिए इस प्रणाली से क्या हुआ, देखिए ये पढ़कर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या होता है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। तो देखिए पहले क्या होता था कि 100 साल पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम पे क्या होता था कि उससे पहले जो जितना भी व्यापार होता था वो डॉलर में नहीं होता था। यानी कि डॉलर और अदर करेंसी, किसी भी करेंसी में व्यापार नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जो गोल्ड है उसमें व्यापार होता था, पहले गोल्ड में व्यापार होता था, समझिए। तो ये चलता रहा, और ये कब तक चलता रहा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक भी चलता रहा। लेकिन जब अमेरिका ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसको अपनी करेंसी को ज़्यादा पावरफुल बना लिया, तो क्या हुआ कि एक जगह मीटिंग हुई जहाँ पे ब्रिटेन मतलब जगह का नाम है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, और वहाँ पे ये रखा गया, ये प्रणाली रखी गई कि अब जितना भी व्यापार होगा वो सारा का सारा डॉलर में होगा। यानी कि जितना भी व्यापार होगा वो डॉलर में होगा। तो इसे ब्रेटन वुड्स प्रणाली कहते हैं। यानी कि सोने से मतलब जो करेंसी को डॉलर में बदल दिया, यानी कि डॉलर में अब जितना भी व्यापार होगा वो सब डॉलर में किया जाएगा, जितना भी व्यापार होगा। तो ये एग्ज़ाम की ओवरव्यू से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आपको फिर भी समझना चाहिए। अब इसी से मतलब रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं कि मूल्यह्रास एवं अवमूल्यन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सरकार मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करती है, और जब विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए तीनों चीज़ मैंने अच्छी तरह से समझा रखी है, और ये क्वेश्चन भी ये जो आपने पढ़ा है इसी के अंदर से हैं। तो ये आपको कॉपी में लिखना है और इनका आंसर करना है। तो आपकी वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, और जो इसके बाद जो वो चैप्टर है आपका जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी आप देख लीजिए। वो भी इससे रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन वो आपके चैप्टर में अलग टॉपिक दे रखा है उसका।